जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 स्टार्ट करेंगे। कल के लेक्चर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 और 3 दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज हमने प्लान किए हैं। कल के लेक्चर में हमने स्टडी किए थे कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे ऑफ़र क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ये 4 टर्म्स हमने स्टडी की थी और हमने ये सीखा था कि लफ्ज़ एग्रीमेंट और लफ्ज़ कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों में लीगली डिफरेंस है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट उस वाले एग्रीमेंट को कहते हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, और जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता वो कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट तो उसे कह सकते हैं लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। और फिर हमने ये स्टडी किया था कि कौन कौन से एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। 3 एग्जाम्पल, 3 अल्फाज आपको सिखाए थे, इम्पॉसिबल, इलीगल और सोशल, रिलीजियस एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। इनमें चूंकि एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता क्योंकि इनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होते। ठीक है, ये जो सोशल एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं ना, इनमें पार्टीज का असल में ये इरादा नहीं होता कि एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है। ये तो सिर्फ फैमिली मेम्बर्स जैसे एक दूसरे के साथ वादा कर लेते हैं और उसके बाद किसी वजह से नहीं पूरा हो पाता तो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है ये कि लीगल एक्शन लिया जाए। हाँ, लेकिन अगर फैमिली मेम्बर्स आपस में कोई एग्रीमेंट करें और उसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हो, यानी वो रिटर्न फॉर्म में कर लें और उस रिटर्न एग्रीमेंट में ये लिख लिया जाए कि अगर किसी एक ने खिलाफ वर्जी की एग्रीमेंट की तो फिर दूसरा उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखता है। अगर ये लाइन लिख ली जाए तो फिर चाहे 2 फैमिली मेंबर्स एग्रीमेंट क्यों ना हो, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। चलिए, अच्छा इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। घर जाके आपने असाइनमेंट की हो, रीडिंग की हो, कोई प्रॉब्लम हो पूछे। जी मेरे भाई पूछे। अच्छा, क्वेश्चन इनका ये है कि सर अच्छा 2 चीज़ें होती हैं। मुश्किल लफ्ज़ मैं बोलने लगा हूँ लेकिन क्वेश्चन पूछा उन्होंने, इस वजह से उसको बेस बना के आपके साथ कंसेप्ट शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जिस वक्त हम एग्रीमेंट कर रहे हैं उस वक्त ही इलीगल है, उस वक्त ही इलीगल है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट, अगर कर लेते हैं एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? नहीं बनेगा, नहीं बने। इसको कहते हैं ये इनिशियली ही इम्पॉसिबल था एग्रीमेंट करना, इलीगल था, इनिशियली ही इलीगल था। दूसरा कंसेप्ट, इनिशियली कोई चीज लॉ इजाजत दे रहा था जिस वक्त हमने एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट करने के बाद लॉ ने उसके ऊपर बैन लगा दिया। इनिशियली बैन नहीं था, इनिशियली नहीं था, बाद में बैन लग गया। क्या बैन लगने के बाद पुराने कॉन्ट्रैक्ट पूरे किए जाएंगे कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म? खत्म। ये असूल ज़हन में रखिएगा। लॉ जब भी कोई बैन लगाता है ना, कोई ऑर्डर पास करता है, लॉ टाइम नहीं देता कि भाई 3-4 दिन का टाइम है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट पूरे कर लो फिर उसके बाद ये रूल लगेगा। नहीं, वो कहता है भाईजान आज हमने अनाउंस कर दिया सो कर दिया। जिस वक्त दुनिया में कोरोना की अनाउंसमेंट हुई तो उन्होंने ये नहीं बोला था, ये इंडिया में खासतौर पर बड़ा फेमस हुआ था ये इशू, कि उन्होंने ये नहीं बोला था कि 2 दिन का टाइम है, 2 दिन के अंदर अंदर अपने घरों को पहुंच जाए, उसके बाद लॉकडाउन लग जाएगा। नहीं, उन्होंने शाम 8 बजे का लॉकडाउन लगेगा तो जो जिधर था उधर ही, कोई टाइम नहीं। लॉ मेकर अमूमी तौर पे टाइम नहीं दे। इसीलिए याद रखें, अगर शुरू में ही कोई कॉन्ट्रैक्ट कर, कोई एग्रीमेंट करना लॉ ने बैन किया हुआ था, आप कर लेते हैं पहले दिन से ही, उसे कहते हैं ये इनिशियली खत्म, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट से ही फारेग है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है इनिशियली उस दिन ठीक था कॉन्ट्रैक्ट, यानी लॉ ने बैन नहीं लगाया, जब आपने एग्रीमेंट कर लिया उसके 2, 4, 5, 8, 10 दिन के बाद बैन लगाया, तो याद रखिए उसके बाद बैन लग गया कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, तो भी पुराने कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए, वो भी इलीगल हो जाते हैं। नया कॉन्ट्रैक्ट भी पास होने के बाद भी इलीगल, और जो बैन पास होने से पहले, कानून पास होने से पहले, बैन वाला कानून पास होने से पहले अगर कोई एग्रीमेंट किए गए थे और वो भी पूरे नहीं हुए, तो जिस दिन बैन लगा वो पुराने वाले एग्रीमेंट भी। ये बात समझ आ रही है?
अच्छा, तो क्वेश्चन इनका ये है कि क्या उन जो पहले हमने एग्रीमेंट किया एक दूसरे को एडवांस दे दिया, बाद में लॉ ने कहा ये चीज़ इलीगल है, आप ट्रेड नहीं कर सकते। हमने पहले जापान से कहा था गाड़ी इंपोर्ट करवाएंगे, एडवांस दे दिया, बाद में लॉ मेकर ने कहा जापान से अब अगले 3 महीने तक गाड़ी इंपोर्ट नहीं होगी, तो क्या हमें इजाज़त मिल जाएगी इंपोर्ट करने की, क्योंकि हमने पहले से एग्रीमेंट किया हुआ है? नहीं, लॉ कहता है बैन कर दिया मैंने तो टोटली बैन। ठीक है, बल्कि जब आप देखें ना प्रैक्टिकली देखेंगे, बाज़ औक़ात चाइना से या उधर से सामान मंगवाते हैं ना तो टैरिफ ड्यूटी कुछ और होती है, वो जब जहाज़ रास्ते में आ रहा होता है टैरिफ ड्यूटी बढ़ जाती है। तो ट्रेडर यही कहते हैं आप हमें पहले बताया करें, या आपने टैरिफ ड्यूटी बढ़ा दी है ना, तो जितना हमने सामान बुक करवा लिया है वो तो हमें अनलोड करने दे। तो वो कहते हैं, नीलामेकर कहते हैं नहीं, जिस दिन हमने अनाउंसमेंट की टैरिफ ड्यूटी टैक्स वगैरह की ड्यूटी की, उसी दिन से कलेक्शन शुरू हो जाएगी। बहुत से ऐसे इंपोर्ट्स होती हैं वो फिर ट्रेडर्स को वारा ही नहीं खाती, वो कहते हैं ये तो हमारा लॉस हो गया, वो फिर वो ट्रेड उठाते नहीं है, उसको पड़े रहते उधर साहिल में, सारे समुद्र में। तो लॉ मेकर याद रखे, जिस दिन उसने कानून पास कर दिया ना, वो कहता है उसी दिन से उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपने कोई पहले एडवांस दिया हुआ है ना, एग्रीमेंट के ऊपर अमल नहीं होगा, लेकिन अगर कोई एडवांस लिया दिया है वो वापस हो जाएगा। इसको कहते हैं रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट लॉ की लैंग्वेज में, कि जब कोई एग्रीमेंट ऐसा था आपने कर लिया, एक दूसरे को एडवांस दे दिया, लेकिन बाद में किसी वजह से अब वो लॉ ने उसको कह दिया कि ये नहीं होगा एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट तो पूरा नहीं होगा। क्या जो एक दूसरे को एडवांस लिया दिया है वो वापस किया जाएगा? बिल्कुल वापस किया जाएगा। इसे कहते हैं रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। या कि आपने केस स्टडी में भी एक कंसेप्ट पूछा, उसने कहा कि एक थिएटर के मालिक ने एक सिंगर के साथ एग्रीमेंट किया कि वो उसके थिएटर में आके सिंगिंग करेगा, उसके लिए 2 लाख रुपए एडवांस दे दिया उसको। अब हुआ क्या, जिस दिन सिंगिंग करनी थी उससे एक दिन पहले उस सिंगर की तबीयत इतनी खराब हो गई वो हॉस्पिटल पहुंच गया, हॉस्पिटल पहुंच गया। अब उसका अपना कसूर नहीं है, इस वजह से वो सिंगिंग के लिए नहीं आ सका। क्या सिंगिंग के लिए नहीं आ सका? वो हो ही नहीं सकता, तो हॉस्पिटल में बैठा था। क्या अब जो एडवांस लिया उसने वो वापस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, सिंगर को वो एडवांस वापस करना पड़ेगा। इसको हम लॉ की लैंग्वेज में क्या नाम देते हैं? रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स। शाबाश जी, क्लियर हो गया आंसर जी। और कोई क्वेश्चन? हाँ, अगर उन्होंने कहा कि सर अगर आपने एग्जांपल दिया 3 महीने के लिए बैन लग गया, 3 महीने के बाद गाड़ी इंपोर्ट करवा सकते हैं? बिल्कुल 3 महीने के बाद करवा सकते हैं। अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनमें टाइम क्रिटिकल होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनमें टाइम क्रिटिकल नहीं होता। जैसे आईकैब की एक और एग्जांपल इस हवाले से, उसने कहा जी आपने 12 अगस्त को ऑर्डर दिया कि 1000 पाकिस्तानी झंडे प्रिंट करके पार्टी ने आपको डिलीवर करने हैं। ठीक है, 12 अगस्त को ऑर्डर दिया, पार्टी ने कहा सर 13 की रात को झंडे पहुंच जाएंगे। झंडे पहुंचे 15 अगस्त की रात को। अब बताइए क्या आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? अब ये भी लेट है, क्या इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? इसको प्रोबेबली आप एक्सेप्ट नहीं। अच्छा, गाड़ी अगर महीना 2 महीना लेट आ जाए ना तो कोई मसला नहीं, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते, भाई चलाना ही है उसको, महीना 2 महीना क्या। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ऐसी होती है, उनका एन टाइम पे पूरा होना जरूरी है। इसको हम कहते हैं, अब ये एडवांस कंसेप्ट है, वैसे ही बता रहा हूँ, आपने सुनना है और भूल जाना है, सुनना है और भूल जाना है। कि बल्कि चले लिख लें कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस होता है, कुछ एग्रीमेंट में टाइम एसेंस होता है, कुछ एग्रीमेंट में टाइम एसेंस नहीं होता। कुछ एग्रीमेंट में टाइम एसेंस होता है, कुछ एग्रीमेंट में टाइम एसेंस नहीं होता। टाइम एसेंस का मतलब ये है ऐसा एग्रीमेंट जिसका एग्जैक्ट टाइम पे पूरा होना जरूरी है, एग्जैक्ट टाइम पे, उसमें अगर एक आधे दिन की भी डिले हो जाए वो हमारे काम का नहीं रहता। टाइम एसेंस, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस है, कुछ में टाइम एसेंस नहीं है। ये एक इररेलेवेंट कंसेप्ट है करंट चैप्टर के हवाले से। समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ना समझ आए तो प्रॉब्लम कोई नहीं। टाइम एसेंस क्या कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट में टाइम क्रिटिकल है, अहम है, वो कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे परफॉर्म होना जरूरी है, कुछ में जरूरी नहीं। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, अगर सही जवाब दे दिया मुझे पता चल जाएगा, कंसेप्ट जहन में बैठ गया, बाद में जब ये कंसेप्ट आएगा उस वक्त मेरे लिए आसानी हो जाएगी।
आपने ईद के लिए कपड़े दिए सिलवाने के लिए दर्जी को, दर्जी ने कहा भैया चांद रात को आ जाना, कपड़े ले जाना। आप चांद रात को कपड़े लेने के, उसने कहा भाई क्या बताएं, जो मेरा कारीगर है ना वो अचानक गांव चला गया बताए बगैर, कपड़े तो आपके नहीं सिल सके, आप ऐसा कीजिएगा ईद के तीसरे दिन आके ले जाइएगा कपड़े। इस एग्रीमेंट में टाइम एसेंस है कि नहीं है? यानी क्या कॉन्ट्रैक्ट का एग्जैक्ट उसी टाइम पे पूरा होना जरूरी था कि नहीं था? बिल्कुल था। शाबाश। ठीक है, एक और आईकैप की एग्जांपल भी सुन ले, ये तो मेरी खुद से एग्जांपल, आईकैप की एग्जांपल। उसने कहा कि बर्थडे के लिए, आपके छोटे भाई की बर्थडे है, उसके लिए आपने बेकरी से केक ऑर्डर किया, केक ऑर्डर किया था आपने शाम 5 बजे और वो आया रात 11:30 बजे। बताइए इसमें टाइम एसेंस है कि नहीं? टाइम एसेंस है कि नहीं? जो आपने मेहमानों को बुलाया हुआ था वो 6 बजे बुलाया था, 8 बजे वो चले गए। चले मैं इंफॉर्मेशन पूरी कम्युनिकेट करने का। तो याद रखिए ये इस तरह के जो टाइम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनका मुकर्रा वक्त पे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट देखें वक्त हर कॉन्ट्रैक्ट में मुकर्रर होगा, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स का उसी टाइम पे पूरा होना लाजमी होता है वरना वो किसी काम के नहीं रहते, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट का उसके बाद भी अगर पूरे हो जाएं तो काम के रहते हैं। ठीक है, तो ये जो बर्थडे पे आपने अगर किसी को गिफ्ट देना था, वो गिफ्ट आपने ऑनलाइन ऑर्डर करवाया और ऑनलाइन वालों को बता दिया कि सर ये 20 तारीख तक पहुंच जाना चाहिए, 20 तारीख को दोस्त की बर्थडे है उसको गिफ्ट देना है, वो 22 तारीख को लेके आए। टाइम एसेंस है कि नहीं? है। ठीक है, तो ये सारी डिस्कशन का नतीजा क्या हमने कंसेप्ट सीखा कि कुछ एग्रीमेंट्स में टाइम एसेंस होता है, कुछ में नहीं होता। बस ये साइड पे लिख के इसको साइड पे कर दें, इसके ऊपर अब आपने ज्यादा नहीं सोचना। और की क्वेश्चन? और की क्वेश्चन? जी बैठ। अच्छा बैठा। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? देखें जो एग्रीमेंट्स है ना वो एक होते हैं, एक कैटेगरी होती है एग्रीमेंट्स की सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस, एक होती है कमर्शियल। कमर्शियल होते हैं जो सेल परचेज के एग्रीमेंट होते हैं। कोई भी चीज़ सेल परचेज का एग्रीमेंट होता है ना उसे कहते हैं हम कमर्शियल एग्रीमेंट्स, जो कि नॉर्मली जैसे बिजनेस प्लेस पे जितने भी एग्रीमेंट्स किए जाते हैं वो कमर्शियल एग्रीमेंट्स। कमर्शियल एग्रीमेंट्स हमेशा इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। कमर्शियल एग्रीमेंट्स जो बिजनेस प्लेस पे किए जाते हैं, बिजनेस पर्पस के लिए किए जाते हैं, जो किस लिए किए जाते हैं? बिजनेस पर्पस के लिए, वो हमेशा आपके इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे। और जो एग्रीमेंट्स किए जाते हैं सोशल, रिलीजियस, वो एग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक, वो एग्रीमेंट्स कमर्शियल एग्रीमेंट्स नहीं होते, वो फैमिली मेंबर्स के दरमियान रूटीन के फैमिली मैटर्स में किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल रूटीन के मामलात के लिए किए जाते हैं, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। तो रूल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि कमर्शियल एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे, जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, सोशल एग्रीमेंट्स, रिलीजियस एग्रीमेंट्स है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे। या इससे भी आसान बताया था, वैसे लॉ ने इन अल्फाज में बताया हुआ, अगर आपका कोई बिजनेस है तो दुकान पे बैठ के जो एग्रीमेंट करेंगे वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, और अगर आप घर में बैठ के किसी के साथ भी एग्रीमेंट करेंगे वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। नहीं, आगे ये है, अगर घर में बैठ के बिजनेस किसी से रिलेटेड एग्रीमेंट करेंगे, जैसे दुकान में किसी से माल मंगवाना है, वो एग्रीमेंट फिर कमर्शियल गिना जाएगा। समझाने के लिए कह रहा हूं, समझाने के लिए कि घरेलू मामलात के जो एग्रीमेंट्स होते हैं ना, घरेलू मामलात के, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, जाती और घरेलू। और जो तिजारती मामलात के एग्रीमेंट्स होते हैं वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। क्या एग्रीमेंट का रिटन फॉर्म में होना जरूरी है? इसका जवाब है नहीं। सिर्फ कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिनका रिटन फॉर्म में होना जरूरी है। हर एग्रीमेंट का रिटन फॉर्म में होना जरूरी। जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं ना, तो वो एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होना जरूरी है, लेकिन हर एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होना जरूरी, हर एग्रीमेंट रिटन फॉर्म,
हाँ, दुकान पे बैठ के ज़बानी कलामी एग्रीमेंट हो, वो बिल्कुल वैलिड एग्रीमेंट है, बिल्कुल एग्री, लॉ उसको कवर करता है और साबित होंगे वो अब आपके जहन में ये सवाल पैदा होता है कि ज़बानी एग्रीमेंट है वो साबित कैसे होते हैं? वो हो जाते हैं बेफिक्र, वो हो जाते हैं। आजकल तो वैसे भी रिकॉर्डिंग हो जाती है, किसी से कोई बात करनी हो, शक हो ना मुकर जाएगा, तो मोबाइल पे रिकॉर्डिंग ऑन करके उससे बातचीत कर लें। बहुत से तरीके टूल्स होते हैं और इसके अलावा भी साबित हो जाता है। वो वकीलों का काम होता है, बड़े एक्सपर्ट होते हैं इन कामों में। और कोई क्वेश्चन? जी, कहाँ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, एक लाइन मैंने बोली थी, क्या आपको वो समझ आई? वो लाइन कल ये बोली थी हमने, कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। ठीक है, तो ये लाइन वैसे याद करना जरूरी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस ये कंसेप्ट ये सिखाना है। इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो ये कि कुछ एग्रीमेंट्स हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। चलिए, अब आपको होम असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन दिया गया था, उस क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन 1 पार्ट ए, Adil offers to sell his furniture to Babar for ₹50,000। यहाँ तक रुक के मुझे बताइए कि क्या आपको ये कमर्शियल एग्रीमेंट लग रहा है कि सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस? कमर्शियल एग्रीमेंट्स है। ठीक है, फर्नीचर कमर्शियली सेल परचेज। बाबर एक्सेप्ट्स दिस ऑफर, अदील ने ऑफर की बाबर को, बाबर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे उसने ये नहीं बताया ये ऑफर और एक्सेप्टेंस रिटन है कि वर्बल है। फर्क भी कुछ नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही वैलिड होती हैं, चाहे वर्बल हो चाहे रिटन हो। ऑफर वैलिड हो सकती है, एक्सेप्टेंस भी वैलिड हो सकती है। एग्रीमेंट का रिटन होना लाजमी नहीं है। ठीक है, ऑफर और एक्सेप्टेंस का रिटन होना लाजमी नहीं। हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ना हो तो फिर भी ज़बानी कलामी हो फिर भी वो वैलिड होते हैं। सब्सिक्वेंटली के लफ्ज को जरा नोट कीजिए, ये आपको क्या बता रहा है? सब्सिक्वेंटली क्या? एक्सेप्टेंस के बाद। याद रखें, कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब एक्सेप्टेंस हो जाती है। जब ऑफर होती है तब एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कब होता है? अच्छा, मुझे बताइए, फर्नीचर कोई इलीगल या इम्पॉसिबल चीज तो नहीं है, तो इसका मतलब है ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो जिस टाइम पे, याद रखें, ये है ना, बाबर एक्सेप्ट्स दिस ऑफर, यहां पे लाइन लगाए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बताइए एग्री करते हैं कि नहीं? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो पार्टीज थी उनका, यह पॉइंट ऑफ टाइम आपने आगे नोट किया करना है ताकि आपको लीगली पता चले कि जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट हुआ था या नहीं हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सब्सिक्वेंटली इसके बाद अदील रिफ्यूजेस टू सेल द फर्नीचर, अदील ने फर्नीचर सेल करने से इनकार कर दिया। कैन बाबर टेक एनी एक्शन अगेंस्ट अदील, क्या बाबर अदील के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकता है? ये डिपेंड करता है क्या ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं है। अगर एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो एक्शन लिया जा सकता है, अगर एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है एक्शन नहीं लिया जा सकता। बताइए क्या इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? बिल्कुल है, क्योंकि ये इलीगल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। इन्फोर्सेबल लॉ बाय लॉ है, एक्शन ले सकते हैं। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे अब मुझे ये बता, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इस पार्ट में इसको मैं कुछ एक दो चीजें मजीद डिस्कस करना चाहता हूँ। हमने कल टर्म पढ़ी थी प्रोमिजर और प्रोमिजी, प्रोमिजर एंड प्रोमिजी। अच्छा, इस वाले एग्रीमेंट में कितने प्रॉमिस हैं? दो प्रॉमिस हैं। एक प्रॉमिस किया है अदील ने बाबर को, अदील ने बाबर को क्या प्रॉमिस किया है? फर्नीचर देने का। और एक प्रॉमिस किया है बाबर ने अदील को 50,000 देने का। एक्सेप्ट करने का मतलब यही है कि उसने कहा मैं आपको इसके बदले में 50,000 दूंगा। दो प्रॉमिस है, एक फर्नीचर देने का, एक पैसे देने का। इस एग्रीमेंट में दो प्रॉमिस है। ठीक है? अच्छा, आप बताइए मसला किस प्रॉमिस में हुआ? फर्नीचर वाले में। फर्नीचर, अच्छा ठीक है। फर्नीचर वाले प्रॉमिस को सामने रखते हुए बताइए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट गौर से सुनिएगा,
फर्नीचर वाले प्रॉमिस को सामने रखते हुए बताइए प्रॉमिसर कौन है? अदील। शाबाश, ये बात समझ आ रही है। और प्रॉमिजी कौन है? बाबर। बेहतरीन बेहतरीन। ठीक, प्रॉमिसर और प्रॉमिजी का यही कंसेप्ट समझा। लेकिन अगर ये इस तरीके से कहता कि अदील ने बाबर को फर्नीचर सेल कर दिया है, लेकिन उसके बाद बाबर ने अदील को पैसे देने से इनकार कर दिया है, अब हम क्या अब किस प्रॉमिस का मसला होता? अब पैसों वाले प्रॉमिस का मसला होता। इसमें प्रॉमिसर कौन था? और प्रॉमिसी कौन? अदील। शाबाश, बेहतरीन। ये प्रॉमिसर प्रॉमिस वाला कंसेप्ट समझ आ गया। और ये भी आपको पता चलेगा ना, हर एग्रीमेंट में 2 प्रॉमिस होते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। बी, अदील इनवाइट्स बाबर टू डिनर। इसमें क्या आपको लग रहा है कि ये सोशल, रिलीजियस या डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट है? किस लफ्ज से लग रहा है? लफ्ज बताइए। डिनर। शाबाश। क्योंकि एक दूसरे को खाना खिलाने के लिए ले जाना, ये फैमिली मेंबर, दोस्त, सोशल रिलेशनशिप में ऐसे होता है। ठीक है। अदील इनवाइट्स बाबर टू डिनर। बाबर एक्सेप्ट्स द इनविटेशन। ये ऑफर थी, बाबर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, बताइए, बट फेल्स टू टर्न अप, लेकिन वो आ नहीं सका। अच्छा, इसमें बताइए एग्रीमेंट हुआ किस स्टेज पे? बाबर एक्सेप्ट्स द इनविटेशन, यहां पे इस पॉइंट पे एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट के बाद क्या? फेल्स टू टर्न अप, वो आ ही नहीं सका। कैन अदील टेक एनी एक्शन अगेंस्ट बाबर? अदील ने जो खाना बनाने पे सारे उसके पैसे लगे थे, वो बाबर से रिकवर करवा सकता है? क्यों नहीं करवा सकता? उसने कहा था सोशल एग्रीमेंट्स हैं। सोशल एग्रीमेंट्स में, रिलीजियस एग्रीमेंट्स में, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती, इसीलिए ये कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। हाँ, अगर कोई बिजनेस डील होती और वो बिजनेस डील करके मुकर जाता, फिर एक्शन लिया जा सकता था। लेकिन बिजनेस में भी अगर आप किसी को डिनर पे इनवाइट करते हैं ना, वो भी सोशली समझा जाता है। ऐसे लगता है जैसे फ्रेंडली रिलेशनशिप है। ठीक है, वो सोशल एग्रीमेंट ही समझा जाएगा, क्योंकि डिनर इन इटसेल्फ कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। क्या ये कमर्शियल एक्टिविटी है? कोई नहीं कमर्शियल एक्टिविटी है। हाँ, अगर आपका होटल है और किसी ने आपके होटल में रिजर्वेशन करवाई है और रिजर्वेशन करवा के नहीं आता, वो फिर कमर्शियल एग्रीमेंट हो जाता। क्यों? क्योंकि अब आपकी कमर्शियल एक्टिविटी यही है, होटल आपका है, रेस्टोरेंट आपका है, उस सूरत में। लेकिन जब 2 गेस्ट होस्ट वगैरह जो होते हैं, वो दोस्त वगैरह या कोई मिलने जुलने वाले, वो एक दूसरे को कहते हैं यार खाना खिला, तो पास हो गया, खाना खिलाओ, कहते हैं खाना खिलाऊंगा, बाद में नहीं खिलाया, इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा सकता। जी क्लियर? इस असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम, इस केस स्टडी में कोई प्रॉब्लम? ये आपके सब्जेक्ट की पहली केस स्टडी थी। अगर क्लियर हो गया तो ओके करें। ठीक है, जी पूछिए। अच्छा, एक मशवरा दूं आपको, एक मशवरा। आप पास होना चाहते हैं कि आसानी से पास होना चाहते हैं? जो एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं उसकी इच्ची बिच्ची कर दें। ये लफ्ज ऐसे होता तो क्या होता, ऐसे होता तो क्या होता, इसको ऐसे कर दे तो क्या ऐसे कर... बिल्कुल पूछें, एक एक लफ्ज पूछे। ये अच्छी चीज है। नेगेटिव चीज क्या है? खुद से कोई मिसाल बना के सोचे हैं और उसमें फिर चेंजेस करते जाएं कि सर अगर ऐसा हो गया क्या होगा, ऐसा हो गया क्या होगा, ऐसा क्या। उसमें ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है कि बच्चा सोचता है, थिंकिंग पावर उसकी बढ़ती है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है डी ट्रैक होने का। आप कब सिलेबस की हदूद से निकल के बाहर चले जाएंगे, इररेलेवेंट, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर गिवन केस स्टडी है ना, उसके अंदर एक एक छोटी छोटी चीज को भी कभी दाएं कर दे, कभी बाएं कर दे, कभी सर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, वैसा हो जाए तो क्या होगा, अगर इसकी बजाय इसने ये कर लिया तो क्या होगा, तो आप हमेशा स्कोप के अंदर, सिलेबस के अंदर रहेंगे। तो जब कभी आपने सोचना हो, मेरा मशवरा है सिलेबस के अंदर रह के सोचें। हालांकि सिलेबस से बाहर जाके सोचना भी अच्छी बात है, लेकिन उसका आपको फायदा नहीं होगा। फायदा किस चीज का होगा? सिलेबस के अंदर रह के सोचना है। इसीलिए हमेशा जब कभी
कोई क्वेश्चन या केस स्टडी आपके सामने आए ना, उसमें जरूर सोचें, अच्छा ये अदील है, अगर इसकी जगह पे बाबर हो जाए फिर क्या हो गया, बाबर की बजाय अगर चांद आके कह जाए अच्छा मुझे खाना खिला दो फिर क्या हो। इस मतलब उसी केस के अंदर रहते हुए वो जितना मर्जी पूछे, लेकिन हट के अगर पूछेंगे तो उसमें रिस्क, बुरी बात नहीं है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन रिस्क क्या है उसमें, आप डी ट्रैक हो जाएंगे, सिलेबस से बाहर निकल जाएंगे, उस सोच का फिर आपको फायदा कोई नहीं होगा पेपर के लिए। ठीक है, तो कोशिश करें इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर कोई क्वेश्चन। हाँ, बी पार्ट में जो एग्रीमेंट है, हाँ ये बात भी इनकी बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको कंसीडरेशन वाली बात बताई है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वाइड है, तो उन्होंने कहा सर ये बहुत अच्छी बात है, शाबाश शाबाश, देखा ये फायदा हुआ ना। उन्होंने कहा सर ये जो दूसरे वाला एग्रीमेंट है इसमें तो कंसीडरेशन भी नहीं है, यानी एक बंदे ने दूसरे को डिनर खाना खिलाना है, अब किस बात के खाना खिलाना है, उसके बदले में पैसे लेने, ये तो बताया ही नहीं, तो ये तो एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन हो गया, ये तो वैसे भी वॉइड है, इन्फोर्सेबल नहीं है, ऐसे ही कल बताया था, चलते चलते लाइन बताया था, वैसे मेरा ख्याल था आप भूल गए होंगे, लेकिन आपने पिक कर लिया, तो बिल्कुल ये बात ठीक है। ये एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन है, ये इस वजह से भी नॉट इन्फोर्सेबल है, सोशल होने की वजह से भी नॉट इन्फोर्सेबल है, और एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन होने की वजह से भी नॉट इन्फोर्सेबल है। भाई ने एग्जाम्पल उठाया, कंसेप्ट कम्प्लेक्स हो रहा है, ये समझ आ रही है आपको विदाउट। हाँ, अब अगला सवाल जो मैं चाहता हूं आप इसको पिक करें, अगर एक केस स्टडी के ऊपर एक से ज्यादा प्रोविजंस लग रही हों, एक केस स्टडी के ऊपर एक से ज्यादा प्रोविजन लग रही हों, हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1 कोई सी प्रोविजन लगा दे, नंबर 2 दोनों प्रोविजन डिस्कस करें। जी क्या कहते हैं, अगर मार्क्स कम है कोई सी एक प्रोविजन लगा दे, कोई सी भी चलेगा, अगर मार्क्स ज्यादा है दोनों डिस्कस करें। चूंकि आई कैप का जो रीसेंट ट्रेंड देखते हुए आपको मशवरा दे रहा हूं, इस तरह की सिचुएशन में दोनों डिस्कस कर दें, हालांकि एक भी कर देंगे आपका कंक्लूजन सेम रहेगा, वो ठीक होगा, लेकिन दोनों डिस्कस कर दें ताकि पता चल जाए कि आपका कंसेप्ट, लेकिन अगर एक भी कर देते हैं क्वेश्चन आपका सही होगा। लेकिन आई कैप चूंकि रिसेंटली बड़ी केस स्टडी टेस्ट कर रहा है जिसमें मल्टीपल प्रोविजंस अप्लाई हो रही होती हैं, तो अगर आप एक केस स्टडी के अंदर मल्टीपल प्रोविजंस के बारे में सोच सकते हैं तो जरूर सोचें, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग लेवल है ना, अगर आप एक केस में एक प्रोविजन लीगल प्रोविजन भी अप्लाई कर देते हैं वो ज़हन में आ जाती है ना, यही बहुत है, यही बहुत है। दूसरी वाली बात तो अगर आ जाए अच्छी बात है, वरना रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? सर अगर ये एग्रीमेंट वाइड हो गया बी वाले पार्ट में, जी ये एग्रीमेंट अगर वाइड हो गया है, हाँ तो वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, वो एग्रीमेंट तो है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। चले एक ही क्वेश्चन था, हाँ चले। अच्छा ये कंसेप्ट नोट कर लीजिए, आज की ये सारी डिस्कशन के बाद जो आपने कंसेप्ट पिक करना है कि ये आज हमने सीखा, वो क्या है कि सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ और कमर्शियल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज इन्फोर्सेबल। अच्छा क्वेश्चन के अंदर ना आप ये ध्यान में रखिएगा, वो आपको मर जाएगा खुद से नहीं बताएगा ये कमर्शियल एग्रीमेंट है कि सोशल एग्रीमेंट है, खुद से ये लफ्ज नहीं लिखेगा, लेकिन आपको नेचर ऑफ द एग्रीमेंट से पता चल जाएगा कि ये कमर्शियल एग्रीमेंट है कि सोशल एग्रीमेंट है। फर्नीचर नेचर ऑफ एग्रीमेंट से पता चल गया था कमर्शियल है, डिनर नेचर ऑफ एग्रीमेंट से पता चल गया था ना कि सोशल है। इसी तरह बड़ी आसान, खुद से नहीं बताएगा लेकिन बड़ी आसानी से आपको पता लग जाया करेगा कि ये कमर्शियल है कि ये सोशल है। ठीक है, आगे जैसे जैसे चलेंगे एग्जाम्पल फर्दर आएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने, ये बंद कर दूं, अब अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ ऑफर। ऑफर की कितनी टाइप्स हैं, ये कंसेप्ट आई कैप की बुक में नहीं है लेकिन उसने केस स्टडीज में टेस्ट किया हुआ है, और चूंकि केस स्टडी में टेस्ट किया हुआ है तो फिर इसलिए हमने इसको पढ़ना है।
टाइप्स ऑफ ऑफर की टाइप्स क्या है? स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर, काउंटर ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर, काउंटर ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या है? जो किसी स्पेसिफिक पर्सन को की जाए। मैं कहूँ अली भाई क्या आप अपना पेन मुझे 10 रुपये में बेचेंगे, या अली भाई क्या आप मेरा मार्कर 50 रुपये में खरीदेंगे। ये ऑफर कर रहा हूं मैं, स्पेसिफिक है कि जनरल है? स्पेसिफिक। ऐसी ऑफर जो स्पेसिफिक पर्सन को की जाए स्पेसिफिक ऑफर कहलाती है। स्पेसिफिक ऑफर का असूल है जिसको की जाएगी वही एक्सेप्ट कर सकता है और कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अली भाई क्या आप ये मार्कर 50 रुपये में खरीदेंगे? साथ बाबर भाई बैठे हैं, बाबर भाई ने कहा सर मैं खरीदता हूं। क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है? नहीं है। ये बाबर ने जो मुझे स्टेटमेंट दी है ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये ऑफर तो है, इनकी तरफ से ये ऑफर है मुझे लीगली, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस क्यों नहीं? एक्सेप्टेंस होती है ऑफर की, इनको तो मैंने ऑफर ही कोई नहीं दी। ऑफर मैंने किसको दी? अली भाई को। तो स्पेसिफिक ऑफर का रूल क्या है? जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल को दी जाती है, लीगल इफेक्ट क्या है इसका? कि जिसको ऑफर दी जाए वही एक्सेप्ट कर सकता है और कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। स्पेसिफिक ऑफर समझ आ गई? अच्छा अब सुने जनरल ऑफर क्या है। जनरल ऑफर ये है कि भाईजान ये क्लास में मेरा मार्कर कहीं गिर गया है, जरा ढूंढिए, जो भी मुझे मार्कर ढूंढ के ला के देगा 10 रुपये इनाम दूंगा। ये भी एक ऑफर है, जो भी मेरा मार्कर ढूंढ के लाएगा 10 रुपये इनाम दूंगा। ये क्या है? जनरल ऑफर। यानी ये जब लार्ज वाइड या समझ ले प्लूरल पर्संस को, मोर देन वन पर्संस को, लार्ज पब्लिक को हम ऑफर देते हैं उसे हम कहते हैं जनरल ऑफर। जनरल ऑफर का रूल क्या है? लीगल इफेक्ट क्या है? इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, जिसको इसका नॉलेज होगा वो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, जिसको उसका नॉलेज होगा वो। अच्छा अब इसमें ट्विस्ट लेके आऊं एक जनरल ऑफर में। एक स्टूडेंट आज एब्सेंट है, कल वो आया, दीवार के साथ देखा मार्कर पड़ा हुआ था, उसने कहा सर ये आपका मार्कर गिरा हुआ। इनाम का उसे नहीं पता क्योंकि जब मैंने अनाउंसमेंट की वो क्लास में छुट्टी पे था। बाकी की क्लास आई, उसे पता चला वो कल तो सर ने अनाउंसमेंट की थी। जिस वक्त उसने मुझे मार्कर दिया उस वक्त उसे उसका पता नहीं था, बाद में पता चला। क्या वो मेरे से इनाम क्लेम कर सकता है? इसका जवाब है नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? लॉ कहता है, रूल सुनिए, लॉ कहता है कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर भी कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। अगर ऑफर किसी के पास ऑफर नहीं है ना तो वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। ये बात समझ आती है? तो अगर किसी को ऑफर का नॉलेज ही नहीं है, क्या वो ऐसी ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है? कॉमन सेंस की बात है, नहीं। पहले ऑफर का पता चलेगा फिर एक्सेप्टेंस होगी ना। पहले ऑफर होती है फिर एक्सेप्टेंस, के पहले एक्सेप्टेंस फिर ऑफर। तो जब वो जो कल छुट्टी पे था वो आज आया, तो जब उसने मार्कर ढूंढ के मुझे दिया तो ये तो एक तरह से एक्सेप्टेंस पहले हो गई है और ऑफर उसे बाद में पता चली है, उसे बाद में पता चली है। लॉ कहता है वो इनाम का हकदार नहीं है। क्यों हकदार क्यों नहीं है? उसे ऑफर ही कम्युनिकेट नहीं हुई थी। तो स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर का मतलब समझ आ गया? और ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड का मतलब समझ आ गया कि अगर ऑफर का पता है आपको फिर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको। अगर ऑफर का नॉलेज नहीं है एक्सेप्टेंस भी आप नहीं कर सकते। कंफ्यूजिंग है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ कोई बात नहीं, आगे चल के केस स्टडीज आएंगे, इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल बताइए स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर में फर्क समझ आ गया? स्पेसिफिक ऑफर किसको दी जाती है? स्पेसिफिक पर्सन को। जनरल ऑफर किसको दी जाती है? फिर एक होती है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर,
काउंटर ऑफर होता है ऑफर के बदले में अगर यस कर देना, एक्सेप्टेंस है। अब जरा गौर से सुनिएगा, ऑफर के बदले में यस कर दे, एक्सेप्टेंस। ऑफर के बदले में नो कर दे, रिजेक्शन। अच्छा, ऑफर के बदले में कोई अगली ऑफर दे दे, रिक्शे वाले से कहा भैया 500 में कॉलेज चलोगे, यस। उसने कहा नो। उसने कहा सर 600 में चलूंगा, काउंटर ऑफर। कौन सी ऑफर? काउंटर। काउंटर ऑफर का लीगल इफेक्ट समझ लीजिए। काउंटर ऑफर ओरिजिनल ऑफर को कैंसिल कर देती है। काउंटर ऑफर नहीं समझ आई? फिर से, ऑफर की 3 टाइप्स कौन सी? स्पेसिफिक, जनरल, काउंटर। स्पेसिफिक कौन सी है? स्पेसिफिक पर्सन को दी जाए। रूल क्या है? जिसको ऑफर की गई वही एक्सेप्ट करेगा। जनरल ऑफर कौन सी है? वाइड रेंज ऑफ यूजर को दी जाती है। रूल क्या है? जिसको इसका नॉलेज है कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन जिसको इसका नॉलेज नहीं है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। 2 चीजें। तीसरी, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या है? ऑफर के बदले में जब ऑफरी कोई ऑफर दे दे, ऑफर के बदले में ऑफरी, इसे कहते हैं काउंटर ऑफर, रिटर्न ऑफर। इसका लीगल इफेक्ट क्या होता है? ये ओरिजिनल ऑफर को कैंसिल करें। रिक्शे वाले भाई से कहा, रिक्शे वाले भाई कॉलेज चलोगे 500 में? उसने कहा नहीं सर 600 में चलूंगा। हमने कहा नहीं जाना। उसने कहा चले आए सर बैठे 500 में। हमने कहा हमने 500 में भी नहीं जाना। क्या वो रिक्शे वाला ये कह सकता है सर कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, आपने 500 की ऑफर लगाई थी, मुझे मंजूर है? क्यों? हमने 500 कहा तो था, और अब वो कह रहा है सर ठीक है मैं चलता हूँ 500 में। हाँ, जब हमने ऑफर की थी 500 उस वक्त वो एक्सेप्ट करता ना, यस, फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। जब उसने हमारी ऑफर के जवाब में काउंटर ऑफर लगाई तो पहली ऑफर कैंसिल हो गई। ये चीज, पहली ऑफर कैंसिल हो गई। अब असल में हम ऑफरर नहीं रहे, अब वो ऑफरर बन गया। समझ रहे? हम ऑफरर नहीं रहे। अब काउंटर ऑफर के बाद ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो गई, काउंटर ऑफर ही ऑफर समझी जाएगी। अब वो ऑफरर है, हम ऑफरी हैं, हमने फैसला करना है यस करेंगे नो करें। जी, यहां तक बात समझ आती है आपको? स्पेसिफिक ऑफर क्या है? ऑफर मेड टू स्पेसिफिक पर्सन। ये सिर्फ वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर की गई हो। सर ये लाजमी सिंगल पर्सन होगा कि आप कह रहे हैं? जी देखिए, दरमियान में ना इसमें प्रैक्टिकली कुछ डिफरेंट सिचुएशन भी होती हैं। जैसे एक स्टूडेंट कहने लगा सर अगर आप सारी क्लास को ऑफर करते हैं कि ढूंढ दे तो उसको प्राइज मिलेगा, ये जनरल ऑफर है कि स्पेसिफिक ऑफर है? मैंने कहा जनरल ऑफर है। तो कहने लगा अच्छा सर क्या फिर साथ वाली क्लास का बच्चा ढूंढ दे उसको भी प्राइज मिलेगा? उसको नहीं मिले। तो कहा जनरल ऑफर तो सबके लिए होती है। वो हाँ बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं हुई। शाबाश, उनको कम्युनिकेट क्लियर। और बाज़ औक़ात हम जनरल ऑफर को भी दरमियान में भी ना कुछ कंडीशन ऐड कर देते हैं, कंडीशन ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कंडीशन ऐड करता हूं कि क्लास में कोई भी जिसके टेस्ट में टॉप 10 मार्क्स आए 100 रुपया इनाम मिलेगा। ये मैंने ऑफर तो कर रहा हूं आपको, लेकिन ऑफर के साथ मैंने कंडीशन भी लगा दी। क्या कंडीशन? कि टॉप 10 में आना जरूरी है। अब जो बच्चा टॉप 10 में आएगा ना वो मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, वो कंडीशन पूरी कर रहा है, उसके साथ मेरा एग्रीमेंट होगा, मैं उसको पैसे अदा करने का पाबंद हूं। लेकिन अगर जो ये कंडीशन पूरी नहीं कर रहा मैं उसको पैसे अदा करने का पाबंद नहीं हूं। कुछ बात समझ आई? इंडिया का एक केस था कि ये फेयर एंड लवली, आपने सुना होगा, वो ये इंडिया में भी चलते हैं, पाकिस्तान में भी। अब तो शायद इसका नाम चेंज हो गया। ये क्या हो गया? ग्लो एंड लवली। इसके पीछे एक इंडिया में केस चला था। एक क्लेम ये करते थे कि क्रीम लगाएं और गोरा हो जाए। तो कहता जो कोई भी हमारी क्रीम लगाएगा 3 महीने तक वो गोरा हो जाएगा, वो जिम्मेदारी देते थे।
ठीक है। तो वहाँ पे कोई लेडी थी, उन्होंने 3 महीने, उनका कोई रिश्ते की प्रॉब्लम चल रही थी, उन्होंने 3 महीने क्रीम लगाई, रंग पे फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने केस कर दिया, केस कर दिया कंपनी, और उन्होंने ये और केस जीत भी लिया। और क्यों? उन्होंने साबित किया कि कंपनी ने स्टेटमेंट ये दी थी कि जो कोई भी हमारी क्रीम इस्तेमाल करेगा, ये जनरल ऑफर थी, मैंने एक्सेप्ट कर ली। फिर इन्होंने कंडीशन लगाई थी कि सुबह शाम इस्तेमाल करनी है 3 हफ्ते 4, जितना मुझे एग्जैक्ट डिटेल याद नहीं है केस की, सिर्फ मेन फैक्ट्स याद है। तो मैंने उस सारी कंडीशन को पूरा किया, उसने साथ में सबूत प्रेजेंट किया कि मैंने सारी कंडीशन को पूरा किया है। इसके बावजूद देखें मेरा पहले कलर ये था, अभी भी कलर ये है। तो फिर उसके बाद फिर उन्होंने ये फेयर का मतलब, फेयर का ये मीनिंग होता था कि आपका रंग बदल जाएगा, लफ्ज फेयर में ये था, और ग्लो में ये नहीं है कि रंग बदलेगा, वो चमक आ जाएगी। ये फर्क है इसमें, ताकि आइंदा कोई और उनके खिलाफ केस ना कर सके। ठीक है, तो ये बाजू का। अच्छा, अब इसी तरह फर्ज कीजिए अगर मैं कोई ऑफर, तो इससे हमने क्या सीखा? ऑफर के साथ कंडीशंस अभी अटैच की जा सकती हैं, तो ऑफरी के लिए उन कंडीशंस के मुताबिक अमल करना जरूरी है। अगर उस लेडी ने कंडीशंस के मुताबिक अमल ना किया होता तो फिर शायद वो केस हार जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिसाइड करना होता है ऑफर की टाइप कौन सी है, और फिर ऑफर वैलिड तरीके से एक्सेप्ट की गई है कि नहीं। बहरहाल वापस आते हैं, ऑफर की 3 टाइप समझ आ गई, स्पेसिफिक, जनरल और काउंटर ऑफर। क्लियर? आगे चले। नेक्स्ट है एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर या प्रपोजल। एसेंशियल्स किसे कहते हैं? देखिए, साइंस का एक असूल होता है, जब मैं मैट्रिक में था, मैं मैट्रिक के बाद कभी साइंस नहीं पढ़ी, ना ही कभी शौक रहा मुझे साइंस पढ़ने का। तो उसमें साइंस ने ना चीज़ों को क्लासिफाई करने के लिए क्राइटेरिया दिए हुए हैं कि जी हम जानदार उसको तसव्वुर करेंगे, उस बॉडी को जिसमें ये खसूसियात होंगी। ऐसा ही होता है ना, वो कोई क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया पे पूरा उतरे, उन्होंने जो क्राइटेरिया बनाया था, दरख्त भी उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा? दरख्त भी जानदार है। ऐसा ही है, तो क्राइटेरिया जानना जरूरी है। हमारे लॉ मेकर्स ने भी डिफरेंट लीगल कंसेप्ट्स के क्राइटेरिया बनाए हुए हैं और कहा है जो चीज इस क्राइटेरिया पे पूरा उतर आएगी हम उसे वैलिड मानेंगे, और जो क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरेगी उसे वैलिड नहीं मानेंगे। उस क्राइटेरिया को हम नाम देते हैं एसेंशियल्स। एसेंशियल्स का मतलब है वो चीजें जो किसी भी लीगल कंसेप्ट में होना जरूरी है, फिर हम कहेंगे कि वो कंसेप्ट वैलिड है, वरना हम वो कंसेप्ट वैलिड नहीं मानेंगे। एसेंशियल्स का लफ्ज बार बार आने वाला है। एसेंशियल्स ऑफ ऑफर होंगे, एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस होंगे, एसेंशियल्स ऑफ एग्रीमेंट होंगे, उसके बाद आगे बेतहाशा एसेंशियल्स और भी है। लफ्ज एसेंशियल्स आपके बिजनेस लॉ में बार बार आने वाला है। लफ्ज एसेंशियल्स का मतलब क्या है? वो चीजें जो होंगी तो हम उसे ठीक मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। क्लियर? तो अब देखते हैं, अच्छा एसेंशियल्स ऑफ ऑफर का मतलब क्या होगा? वो चीजें जो होंगी तो ऑफर वैलिड समझी जाएगी, वरना ऑफर वैलिड नहीं समझी जाए। एक तो आपने पढ़ लिया कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कि ऑफर अगर किसी को कम्युनिकेट होगी तो वैलिड समझी जाएगी, कम्युनिकेट नहीं हुई तो। अगर मैं आज अनाउंस करता हूं क्लास में कि जो कोई भी मार्कर ढूंढेगा उसे प्राइज दूंगा, तो आप सबको मेरी ऑफर कम्युनिकेट हो गई, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप ढूंढ के लाएंगे तो इनाम मिलेगा। लेकिन वो स्टूडेंट जो छुट्टी पे है, क्या उसे मेरी ऑफर कम्युनिकेट हुई? उसे मेरी ऑफर नहीं कम्युनिकेट हुई, वो इसको एक्सेप्ट कर सकता है? जो एक्सेप्ट ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना, ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई, कम्युनिकेट नहीं हुई, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो अगर मार्कर ढूंढ लाता है, क्या मैं इनाम देने का पाबंद हूं? वो क्या सर आपने अनाउंस किया था, मैं कहा था मेरी ऑफर थी लेकिन वो तो कम्युनिकेट ही नहीं तुम तक ऑफर नहीं पहुंची, तो तुम उसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं दे सकते। एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते तो हमारा एग्रीमेंट ही नहीं है। ऑफर नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं, एग्रीमेंट नहीं, एग्रीमेंट नहीं, इनाम नहीं। भाई समझ रहे हैं? नहीं समझ आ रही बात की? नहीं आ रही? अच्छा चले सारी चीजें भूल जाए। देखें दरमियान में चेक पॉइंट लगाऊंगा, आपने उस वक्त क्वेश्चन पूछने, अभी क्वेश्चन नहीं पूछने।
मुझे पहले ये बताइए, ऑफर की 3 टाइप समझ आ गई? जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, काउंटर ऑफर। इसेंशियल्स ऑफ ऑफर का कंसेप्ट समझ आ गया? वो चीजें जो होना जरूरी हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ चेक पॉइंट लगाते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ ले। अगर डेस्क स्पेसिफिक ऑफर कर दी जाए तो वो ऑफर क्या होगी, स्पेसिफिक या जनरल? देखिए रूल सिंपल है, ऑफर में आप जिस जिस को कवर करेंगे ना वो शामिल होता जाएगा। जब एक से ज्यादा होते हैं ना तो वो जनरल बन जाती है, तो वो जनरल ही ऑफर होगी। लेकिन इसमें अब हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जैसे मैं ये कहता हूं, अगर इस डेस्क पे जितने बच्चे बैठे हैं ये ढूंढ के लाएंगे फिर इनको इनाम मिलेगा, तो ये स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि एक पर्सन को नहीं है, ये जनरल है। लेकिन जनरल भी ये पूरी दुनिया के लिए नहीं है। उस पॉइंट ऑफ व्यू तो देखिए सेमी किस्म की टाइप आ गई, इसको हम जनरल ही कह देते हैं, इसको हम जनरल ही कह देते हैं। कम्युनिकेशन में अगर हम ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऐड कर सकते हैं, मैं उसकी तरफ आता हूँ। अभी एसेंशियल्स तो मैंने पढ़ाने शुरू ही नहीं किए। और कोई क्वेश्चन? जो आपने मार्कर वाली एग्जांपल दी है उसमें जो स्टूडेंट एब्सेंट है वो अगले दिन आता है, कोई दूसरा स्टूडेंट उसे कम्युनिकेट कर। हाँ ये अच्छा सवाल पूछा। अगर स्टूडेंट जो एब्सेंट है वो अगले दिन आया, उसे किसी दूसरे स्टूडेंट ने बता दिया यार कल मार्कर गुम हुआ था सर का, सर ने नाम रखा हुआ है, अगर मिल गया तो बताना। उसे पता चला, डायरेक्ट नहीं पता चला, इनडायरेक्ट पता चला। मैं लॉ की लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। डायरेक्ट पता नहीं चला, इनडायरेक्ट पता चला, लेकिन पता चल गया। उसके बाद अब वो मार्कर ढूंढता है और इनाम मिल जाता है। अब क्या उसे इनाम मिलेगा? अब इनाम मिलेगा। लॉ कहता है कम्युनिकेट होना जरूरी है। कम्युनिकेट डायरेक्ट हो तो भी चलेगा, इनडायरेक्ट हो तो भी चलेगा। डायरेक्ट हो तो भी चले, कम्युनिकेशन डायरेक्ट भी हो सकती है। लॉ इतना आसान नहीं है जितना समझ के आप आए थे, ट्विस्ट तो है इसमें। वैसे ऐसे होना भी चाहिए, ऐसे होना भी चाहिए। फर्ज कीजिए ये भाईजान छुट्टी पे हैं, मैंने आज कंसेप्ट आपको गलत करवा दिया, इन भाईजान ने उसको गलत के तौर पे ही याद कर लिया। ये भाई छुट्टी पे थे, अगले दिन ये भाई आए कहने के सर ने कल क्या करवाया बता दो। इन्होंने वो गलत कंसेप्ट इनको भी याद करवा दिया। बताइए ये जो दूसरा पर्सन है, क्या गलत कंसेप्ट इसे किसने सिखाया? इसके दोस्त ने कि मैंने? डायरेक्टली दोस्त ने, इनडायरेक्टली मैंने। लॉ कहता है चीजें डायरेक्ट भी होती हैं, इनडायरेक्ट भी होती हैं। स्टेटमेंट में भी लिख लें, नोट कर लें, इसको कभी किसी चैप्टर में काम आएगा और आएगा जरूर इंशाल्लाह काम, कि स्टेटमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो वो कुछ भी कह सकता है, जैसे कि वो कहे 1 लाख का इनाम 10 लाख का कह दे। नहीं वो हम करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, आप बेफिक्र रहें। अच्छा आगे चलते हैं, आप 1 बाय 1। जी पूछ। हाँ वो ऑफर से एक्सक्लूडेड है। जब मैं कहता हूँ सारी क्लास के लिए ये ऑफर है तो उसका मतलब सिर्फ क्लास के लिए ऑफर है, बाकियों के लिए नहीं। अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जनरल ऑफर है, कोई भी स्टूडेंट एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर बाकी क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये शायद स्पेसिफिक हो जाएगी, क्योंकि वो दूसरी क्लास एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जनरल और स्पेसिफिक का फर्क ज़हन में रखना है वो सिंगुलर और प्लूरल का रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रैक्टिस में चीज़ें ना बड़ी कम्प्लेक्स होती हैं, प्रैक्टिस में चीज़ें बड़ी, तो हमने तो आपको पता है पास करना पहला मकसद है। तो पास करने के लिए क्या कंसेप्ट बनाना है? एक पर्सन को जो ऑफर दी स्पेसिफिक, मल्टीपल पर्सन्स को ऑफर दी जनरल, मल्टीपल पर्सन में से जिस जिसको मेंशन किया है जो भी एक्सेप्ट कर लेगा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे फर्ज कीजिए मैंने इनको कहा भाई मेरी एक मशीनरी आप खरीदोगे, उनको भी कहा मेरी एक मशीनरी आप खरीदोगे। पहले इनको कहा था, उनको बाद में कहा था, यस उन्होंने पहले कर दिया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होगा? इन्होंने बाद में किया, यस किसके साथ होगा? मशीनरी एक है, दोनों के साथ ऐसे हो जाएगा, दूसरी मशीनरी कहां से लेके आऊं मैं? जिसके साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ है।
जिसके साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, ये इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो ऑफर जब एक से ज्यादा लोगों को दी जाती है ना, तो जो पहले एक्सेप्ट कर लेगा, उस जो भी कर लेगा, जो भी मिस्टर ए बी सी डी, जनरल ऑफर का रूल यही है, वो एक्सेप्टेड है कॉन्ट्रैक्ट। चलिए आगे चलते हैं। एसेंशियल्स ऑफ ऑफर, वो चीजें जो ऑफर में होना जरूरी है। पहला, 2 पर्सन, ऑफर के लिए 2 लोग होने चाहिए। अब मैं अपने आप को ऑफर करा रहा हूं, अगर मैं पेपर में पास हो गया ना, तो मैं अपने आप को बाइक गिफ्ट करूंगा। क्या ये ऑफर है? ये ऑफर नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि वैलिड ऑफर के लिए 2 लोग होने चाहिए, एक ऑफरर, एक ऑफरी। पहला एसेंशियल समझ आया ऑफर का? एक बंदा अपने आप ऑफर नहीं कर सकता। एग्री करते हैं? आगे चलते हैं। दूसरा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ये तो हमने कल डिस्कस कर लिया कि पार्टीज का आपस में ये लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इरादा हो, एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रखते हो। और इसकी एक्सप्लेनेशन में 2 ही पॉइंट्स हैं कि नॉर्मली कमर्शियल एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होती है, सोशल, डोमेस्टिक और रिलीजियस एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती। ठीक है, तो दूसरा वैलिड ऑफर का दूसरा क्या रूल कंसेप्ट है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यानी दूसरे लफ्जों में कह रहा है, जो कमर्शियल एग्रीमेंट होगा ना, वो वैलिड ऑफर होती है। जो घरों में आप फैमिली मेंबर एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट वगैरह करते रहते हैं ना, दोनों समझ आ गई? पहली 2 पर्सन, दूसरी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तीसरी, सर्टन एंड डेफिनेट। सर्टन एंड एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए। जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सर्टन हो, डेफिनेट। ए भाई, क्या आप हमारे ऑफिस में अकाउंटेंट की पोस्ट पे 50,000 रुपये पर मंथ पे काम करेंगे? ये ऑफर है। ठीक है, सर्टन एंड डेफिनेट है ना, ये वैलिड ऑफर है। अगर ये यस करते हैं तो एक्सेप्टेड, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल सुने। ए भाई, हमारे ऑफिस में अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है, क्या आप उस पे काम करेंगे? सैलरी इतनी होगी कि आप खुश हो जाएंगे। सैलरी इतनी होगी आप खुश हो जाएंगे। बताइए जरा, क्या ये सर्टन एंड डेफिनेट है ऑफर? नहीं है। खुश हो जाएंगे अनसर्टन है, अनसर्टन है, तो ये वैलिड ऑफर नहीं समझे जाते। अच्छा, एक और आई कैप की एग्जांपल दूं आपको। भाईजान को ऑफर देना, भाईजान हमारे ऑफिस में अकाउंटेंट की पोस्ट खाली है, सैलरी या 30,000 होगी या 50,000 होगी। बताइए ये सर्टन है कि अनसर्टन? अनसर्टन। अगर सिर्फ 30,000 होती सर्टन, सिर्फ 50,000 होती सर्टन, 2 प्राइसेस डाल दी ना, अनसर्टन, 30 के 50। अब ये जब यस कर देंगे, मैं कहूंगा मैं तो 30, ये कहेंगे नहीं 50, झगड़ा तो फिर भी आ गया। तो इसीलिए कह रहा है ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? सर्टन एंड डेफिनेट, सर्टन एंड डेफिनेट। फिर ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर मस्ट बी, ऑफर का कम्युनिकेट होना जरूरी है। ये तो एग्जांपल बताई ना, जो एब्सेंट है उसको ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुई, क्या वो एक्सेप्ट कर सकता है? अच्छा, ऑफर और एक्सेप्टेंस ये दोनों एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लॉयड भी हो सकती है। ये एक्सप्रेस और इंप्लॉयड का कंसेप्ट बताया हुआ है। हाँ, तो कम्युनिकेशन एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लॉयड भी हो सकती है, लेकिन होनी चाहिए, होनी चाहिए। और अगर ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुई, ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुई, तो फिर वो वैलिड नहीं। ठीक है, बाज़ बात आपने देखा होगा, वो रेलवे स्टेशन वगैरह पे, बस स्टॉप पे गर्मियों के दिनों में वो कोई जूस वगैरह या ठंडा पानी लेके घूम रहे होते हैं, तो वो दूर से जब कोई मुसाफिर बैठा होता है ना गाड़ी में, तो दूर से उसको आवाज़ लगा के नहीं पूछते, वो सिर्फ हल्का सा गिलास ऊपर रख के ऐसे सर ऐसे कर इशारा करते हैं,
और जो उधर पैसेंजर होता है वो भी ऐसे इशारा करता है, आवाज नहीं देता। ये क्या है? ये ऑफर भी एम्प्लॉयड है, एक्सेप्टेंस भी एम्प्लॉयड है। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकती हैं, एम्प्लॉयड भी हो सकती हैं, लेकिन कम्युनिकेट होना जरूरी है। कम्युनिकेट है तो वैलिड है, अगर ऑफर या एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं है तो वैलिड नहीं है। क्लियर जी? अच्छा, मेरा ख्याल है आज थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा हो गए थे आपके। यहाँ पे लगाते हैं फुल स्टॉप। टाइम हो गया ना मेरी क्लास का? यही टाइम क्या? अभी टाइम है? टाइम क्या बताया गया आपको? 10:30 का? हाँ चलिए ठीक है, टाइम है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए। क्लियर होगी ये बात? अच्छा आगे चलते हैं आप। ऑफर में बी कंडीशनल, ऑफर के साथ कंडीशन अटैच हो सकती है। अगर कंडीशन अटैच होगी तो ऑफरी ने एज इट इज एक्सेप्ट करना है, मॉडिफाई चेंज नहीं कर सकता। अगर ऑफरी कंडीशंस को मॉडिफाई या चेंज करेगा वो काउंटर ऑफर समझी जाएगी, वो काउंटर ऑफर समझी जाएगी। समझ रहे हैं? ऑफर के साथ कंडीशन अटैच हो सकती है, कंडीशन अटैच हो सकती हैं। गाड़ी ली हमने, उन्होंने हमें ऑफर किया सर इसकी हम फ्री सर्विस एंड रिपेयरिंग करेंगे 1 साल तक। शर्त यह है कि गाड़ी को ड्राइव वो करेगा जिसका ड्राइविंग लाइसेंस होगा। तो 1 साल तक जितनी भी इसकी रिपेयर सर्विस होगी हम फ्री करेंगे। ये ऑफर है, इसके साथ कंडीशन अटैच हो गई। कंडीशन क्या अटैच हुई? कि चलाए वही जो ड्राइविंग लाइसेंस वाला है। ठीक है? अब अगर इसे कोई बच्चा चलाता है जिसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचता है, क्या इसकी फ्री रिपेयरिंग होएगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो कंडीशन अटैच थी वो पूरी ही नहीं की गई। तो ऑफर के साथ चाहे तो कंडीशन अटैच कर सकते हैं। अगर कंडीशन अटैच करेंगे तो ऑफरी के लिए उस कंडीशन को पूरा करना जरूरी है। अगर वो कंडीशंस को चेंज करता है ऑफरी, तो काउंटर ऑफर समझी जाती है। ठीक है? ऑफर में भी कंडीशन, आपने देखा बाज़ औक़ात कुछ ऑफर्स होते हैं इसका लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ऑफर 50% ऑफ, 50% ऑफ, नीचे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई ऑन सेलेक्टेड आइटम्स ओनली। आप उधर जाएं और आप शॉपिंग कर लें, कहें सब पे मुझे 50% ऑफ दो, वो कहे सर ऑफर है हमारी जरूर है 50% वाली, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई लिखा हुआ था वो सिर्फ सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स के लिए है, सबके लिए नहीं। ऐसा होता है समटाइम में नहीं। तो वो ऑफर की कंडीशंस होने का फायदा उठाते हैं। ऑफर में भी कंडीशनल। एक पर्सन होटल गया और याद रखें ये कंडीशन जो है ना ऑफर के साथ कम्युनिकेट करना जरूरी होता है। एक्सेप्टेंस के बाद आप कंडीशन ऐड नहीं कर सकते, एक्सेप्टेंस के बाद कंडीशन ऐड नहीं कर सकते। पर्सन होटल गया, उसने कहा सर रूम चाहिए, होटल वाले ने कहा बिल्कुल ठीक है सर आपको रूम दे देते हैं, रूम बड़ा रूम है आपके लिए। एग्रीमेंट काउंटर पे बैठ के कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया रूम में। अच्छा, वो जो जिस पेज के ऊपर एग्रीमेंट साइन हुआ ना उसके ऊपर मजीद कुछ नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ ये लिखा था ये रूम नंबर है, ये इस रेंट पर डे के हिसाब से इनको दिया जा रहा है। जब वो गेस्ट रूम में गया तो देखा दरवाजे के पीछे, रूम के दरवाजे के पीछे लिखा हुआ था कि अगर आपका कोई सामान की हिफाजत खुद कीजिए, सामान चोरी हुआ होटल इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी। उसने सामान रखा, सैर करने के लिए गया, वापस आया सामान सारा गायब था। उसने होटल की इंतजामिया के खिलाफ केस कर दिया कि मेरा सामान, मैं चूंकि इनकी प्रेमिसेस में मैं बैठा था और मेरे सामान की हिफाजत करना इनकी जिम्मेदारी थी, गुम हुआ है, मुझे इनसे नुकसान भरवाया जाए। अब गैस कीजिए, अब होटल वालों ने क्या कहा वाला? होटल वालों ने कहा सर हमने तो इनको कम्युनिकेट कर दिया हुआ है कि अगर नुकसान सामान गुम हुआ होटल इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी, अपने सामान की हिफाजत खुद करें, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। केस समझ आ रहा है?
बताइए कौन जीता होगा, होटल मैनेजमेंट या गेस्ट? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है गेस्ट? कितनों का ख्याल है होटल मैनेजमेंट? गेस्ट वालों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्यों? सर इससे क्योंकि जब उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उसे नहीं पता था कि ये जब उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसे नहीं पता था। और होटल मैनेजमेंट वाले जो स्टूडेंट है कह रहे हैं कि वो जीतेगी, वो क्यों? क्योंकि उन्होंने वाजे लिखा हुआ था, यानी कम्युनिकेट कर दिया था। अच्छा, कोड ने क्या कहा? कोड ने कहा कम्युनिकेट कर दिया है होटल वालों ने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम्युनिकेट किया है आफ्टर साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। ऑफर और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपने अप्लाई करवानी है एट टाइम ऑफ एग्रीमेंट या बिफोर एग्रीमेंट बताना जरूरी है। ये चूंकि ये जो कंडीशन थी ये आफ्टर एग्रीमेंट कम्युनिकेट की गई थी, आफ्टर एग्रीमेंट कम्युनिकेट की गई थी, इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं होगी। होटल जामिया जिम्मेदार है, वो नुकसान भरेगी। इसके बाद गैस कीजिए फिर होटल जामिया ने क्या किया जुर्माना देने के बाद? ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो वो उस पेज के ऊपर लिखवा दी जो कि साइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसीलिए आप देखिए बाज़ औक़ात जो आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं ना, जैसे अगर लॉन्ड्री वगैरह के लिए कपड़े किसी को देते हैं तो वो रसीद देता है, तो अब जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना वो रसीद के फ्रंट या उसकी बैक साइड पे छपी होती हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि कंफर्म हो जाए कि एट टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस कम्युनिकेट कर दी गई थी। तो क्या कंडीशंस ऑफर के साथ कंडीशन ऐड हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। रूल क्या है फिर इसका कि ये कंडीशन स्पेसिफिकली कम्युनिकेट करें बिफोर कॉन्ट्रैक्ट, आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बिफोर कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिकेट करें। और फिर ऑफरी कैन नॉट मॉडिफाई, ऑफरी उन्हें मॉडिफाई नहीं कर, उसे एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो मॉडिफाई करता है तो ये उसकी तरफ से काउंटर ऑफर बन जाएगी। क्लियर जी? चलिए अब यहाँ पे लगाते हैं फुल स्टॉप। ये एक कंसेप्ट है, ये थोड़ा सा मैं डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ एग्जांपल्स के साथ, इसलिए इसको हम कल के लिए रख, इसको रीड करें, क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि पक्का हो जाए आज हमने जो कुछ पढ़ा है हमें समझ आ गया कि नहीं। देखिए चीज़ें डिस्कशन बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन मेन पॉइंट अगर आपको ये जो 1-2 मिनट में मैं डिस्कस करवा रहा हूँ समझ आ गए, आज के लेक्चर का हक अदा हो गया। आज हमने ये सीखा कि जो कमर्शियल एग्रीमेंट्स हैं वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, और जो डोमेस्टिक रिलीजियस सोशल एग्रीमेंट्स है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। फिर हमने सीखा एग्जाम में हमें नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के पता चल जाएगा, अंदाज़ा वहाँ से लगाना पड़ेगा कि ये कमर्शियल एग्रीमेंट्स है कि सोशल डोमेस्टिक या रिलीजियस एग्रीमेंट है। फिर हमने पढ़ा ऑफर की टाइप्स, 3 टाइप्स, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, काउंटर ऑफर। जनरल ऑफर जो वाइड यूजर, बहुत से यूजर्स जो बहुत से लोगों को ऑफर की जाए, जनरल ऑफर जो बहुत से लोगों को ऑफर की जाए। रूल क्या है कि कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है। स्पेसिफिक ऑफर कौन सी है? जो स्पेसिफिक पर्सन को की जाए। रूल क्या है? जिस स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर की है वही इसको एक्सेप्ट कर सकता है। काउंटर ऑफर क्या है? जिसको ऑफर कराई हमने उसने हमें ही ऑफर करा दी, ये काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का रूल क्या है? ओरिजिनल ऑफर को कैंसिल कर देता है। अब ओरिजिनल ऑफर खत्म हो गई, ओरिजिनल ऑफर अब खत्म हो गई, ठीक है। फिर हमने स्टडी किया वैलिड ऑफर के लिए जरूरी है कुछ एसेंशियल्स होना। एसेंशियल्स का कंसेप्ट हमारे लॉ में बार बार आएगा। इसका मतलब है वो कौन कौन सी चीजें हैं जो उस वैलिड कंसेप्ट के लिए जरूरी है। जब कभी लफ्ज़ एसेंशियल्स आएगा ना आपके सामने लिस्ट आया करेगी कि ये चीज़ भी होना ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर में ऑफर के एसेंशियल्स कौन कौन से हैं? पहला एसेंशियल 2 पर्सन होने चाहिए, एक ऑफरर एक ऑफरी। एक बंदा अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता। दूसरा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हो, यानी ये कोई कमर्शियल एग्रीमेंट की बात कर रहा है। तीसरा सर्टेन एंड डेफिनेट हो, एम्बिगुअस ना हो, अनसर्टन ना हो। फोर्थ ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफर मस्ट बी। और इसमें खास तौर पर मैंने आपको एग्जांपल बताई कि अगर जनरल ऑफर भी दे दी ना आपने लेकिन किसी तक पहुंची नहीं अभी, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। या मैंने स्पेसिफिक ऑफर किसी को लिख के भेजी, अभी उसने मेरा लेटर पढ़ा ही नहीं है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऑफर तब एक्सेप्ट होती है जब कम्युनिकेट हो जाए। कम्युनिकेट करने का मतलब क्या? उसके नॉलेज में आ जाए। कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है? उसके नॉलेज में आ जाए। जो चीज़ उसके नॉलेज में नहीं, जो ऑफर किसी के नॉलेज में नहीं है
वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। फिर इसके बाद हमने कंडीशनल ऑफर के बारे में स्टडी किया। ऑफर, कंडीशनल ऑफर किसे कहते हैं? ऐसी ऑफर जिसके साथ कोई कंडीशन अटैच कर दी जाए। ऑफर के साथ कंडीशन अटैच कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? आपने एट टाइम ऑफ ऑफर या एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसे कम्युनिकेट करना है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसमें आप कंडीशन ऐड नहीं कर सकते। क्लियर जी? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। चलिए आज का लेक्चर फिर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।